अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड लेक्चर का आगाज़ करेंगे और अपने इस सेकंड लेक्चर के अंदर भी हम यूनिट नंबर 1 के एमसीक्यूज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर यूनिट नंबर 1 के 20 एमसीक्यूज़ को कवर किया और अब जो है वो हम मज़ीद रिमेनिंग एमसीक्यूज़ की तरफ चलेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर का। अगर मैं एमसीक्यूज़ नंबर 21 की बात करूं तो ये कह रहा है कि इफ़ द एलिमेंट ऑफ P ब्रैकेट में A, P मीन्स पावर सेट ऑफ A, आर 16 देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A इज़ डैश। ये कह रहा है कि अगर मैं जो है वो पावर सेट बनाऊं किसी एलिमेंट का तो वो 16 बनेंगे। तो वो बोल रहा है वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं जिनके मैं पावर सेट बनाऊंगा तो वो क्या बनेंगे, 16 बनेंगे। तो ये अगर हम देखेंगे हमने जो लास्ट एमसीक्यूज़ नंबर 20 किया था उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ है, तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपसे ये कहा था कि अगर 2 की पावर n जो है वो हमें ये बताता है कि इसके कितने पावर सेट होंगे। अगर मैं यहाँ देखूँ तो 2 की पावर अगर मैं 1 पुट करूँगा तो 2 की पावर 1 इज़ 2, इसका मतलब इसके 2 पावर सेट बनेंगे। अगर 2 की पावर मैं 2 रख दूं तो इसका मतलब इसके 4 पावर सेट्स बनेंगे। इसका अगर मैं 2 की पावर 3 रख दूं तो मैंने आपको पहले बताया 2 की पावर 3 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होता है, तो इसका मतलब 8 सेट बनेंगे। सवाल में हमें ये पूछा गया कि अगर 2 की मतलब इसके पावर सेट अगर 16 होंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने होंगे। अगर मैं 2 की पावर 4 लिखूँ तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। इसका मतलब है कि, और मैंने ये कहा था कि ये चीज़ जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं, जो 2 की पावर होती है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब है कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट 4 होंगे तो उसके 16 पावर सेट बनेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा जो एमसीक्यूज़ का राइट आंसर होगा वो 4 होगा। इसका मतलब है 4 हमारा राइट आंसर है। फिर इसी तरह से कह रहा है कि एमसीक्यूज़ नंबर 22 एक सेट है जो कि स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 4 और टिल डॉट डॉट करके मतलब इनफाइनेटली चल रहा है। इज़ द सेट ऑफ डैश नंबर्स। ऐसा कोई भी सेट जो 0 से स्टार्ट हो और चलता रहे कंटिन्यू नंबर्स के साथ, तो वो कौन सा सेट कहलाता है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं प्राइम, इवन, ऑड या होल। तो इसका राइट आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा होल नंबर्स। होल नंबर इसका राइट आंसर होगा। उसकी वजह यह है कि होल नंबर ऐसे नंबर हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और टिल इनफाइनेटली चलते रहते हैं। इसी तरह से अगर मैं एमसीक्यूज़ नंबर 23 की बात करूं, ये कह रहा है कि एक सेट ऑफ नंबर्स दिए गए जो 1 2 3 4 और डॉट 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 करके क्या वो चलते जा रहे हैं। इज़ द सेट ऑफ डैश नंबर्स। तो ये कौन से नंबर्स कहलाएंगे। तो याद रखिएगा ऐसा सेट जो 1 से स्टार्ट और कंटिन्यू चलता रहे वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। कौन से, नेचुरल नंबर्स। इसका राइट आंसर जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। इसी तरह एमसीक्यूज़ नंबर 24 दिया गया, उसमें नंबर्स लिखे गए हैं 2 3 5 7 11 और डॉट डॉट करके चलते रहते हैं। इस सेट ऑफ डैश नंबर्स। तो ये कौन से नंबर्स का सेट है। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं प्राइम नंबर, इवन, नेचुरल या होल नंबर। अगर मैं देखूं कि जो हमें सेट दिया गया है इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो लिखे गए हैं वो 2 अगर मैं देखूं तो 2 के भी 2 फैक्टर बनते हैं, 3 के भी 2 फैक्टर बनते हैं, 5 के भी 2 फैक्टर बनते हैं, 7 के भी 2 फैक्टर बनते हैं, 11 के भी 2 फैक्टर बनते हैं। फैक्टर से मुराद ये नहीं कि वो 2 कौन कौन सा टेबल्स में आता है। जैसे 2 की बात करूँ 2 1 में भी आता है, 2 में भी आता है। 2 जो 3 है वो 1 में भी आता है, 3 के अपने टेबल में भी आता है। इसी तरह 5 भी, 7 भी, 11 भी। और अगर मैं 13 की बात करूँ 13 भी। लेकिन अगर मैं 14 की बात करूँ तो 14 एक प्राइम नंबर नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि क्योंकि 14 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और इसी तरह से 7 के टेबल में भी आता है और 14 अपने टेबल में भी आता है। तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं होगा। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि किसी सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स जिनके फैक्टर मैक्सिमम 2 बनते हो, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं बनेंगे, 2 से कम नहीं होंगे, मैक्सिमम 2 होंगे, तो उसको हम कहते हैं कि ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। तो हम इसको कहेंगे कि ये 24 वाले एमसीक्यूज़ में हमारा प्राइम नंबर राइट आंसर होगा। इसी तरह एमसीक्यूज़ नंबर 25 की बात करूँ तो इसके अंदर लिखा हुआ है 0 2 4 6 8 और डॉट डॉट डॉट, फिर इज़ द सेट ऑफ डैश नंबर्स। अगर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें दी हैं प्राइम नंबर, इवन, ऑड या होल नंबर्स।
तो ऐसा कोई भी सेट जो कि 2 डिजिट के डिफरेंस से चल रहा हो, जैसे 0 से 2 हो गया, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से फिर 10 होगा, 10 से फिर 12 होगा, इस तरह चलता रहे तो वो तमाम के तमाम सेट ऑफ इवन नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो इवन नंबर्स होगा। इसी तरह से अगर MCQ नंबर 26 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है 1, 3, 5, 7, 9 और ये भी चलता जा रहा है डॉट डॉट करके। इज़ द सेट ऑफ डैश नंबर्स, ये कौन से नंबर्स का सेट है? प्राइम का है, इवन का है, ऑड का है या होल नंबर्स का है? तो ये भी जो है वो हमारा सेट ऑफ जो है वो ऑड नंबर्स होंगे। ऑड नंबर्स का जो सेट है वो 1 से स्टार्ट होता है और इसी तरह 2 के डिफरेंस से जो वो चलता रहता है। तो फर्स्ट डिजिट 1 होगा तो सेकंड 3rd होगा, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, 13, इस तरह करके ये चलते रहेंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा ऑड नंबर होगा। इसी तरह से अगर MCQ नंबर 27 की बात करो तो इसमें लिखा हुआ है 4, 6, 8, 9, 10 डॉट 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 इज़ द सेट ऑफ डैश नंबर्स, प्राइम नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर या होल नंबर। याद रखिएगा सेट के अंदर लिखे गए एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स के अगर मैं फैक्टर बनाना चाहूँ तो उसके अगर जो है वो मैक्सिमम फैक्टर मोर देन 2 बन रहे हों, 2 अगर बन रहे होंगे तो वो प्राइम नंबर्स होंगे, मोर देन 2 बन रहे होंगे तो वो कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, जैसे 4 की अगर मैं बात करूँ, 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 अपने टेबल में भी आता है। इस तरह 6, 8, 9, 10 और फिर इसी तरह 12 हो गया। या इन शॉर्ट ये कह सकते हैं वो तमाम के तमाम नंबर जो प्राइम नंबर ना हो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जो प्राइम नंबर बन के उनको छोड़ के जो रिमेनिंग नंबर जितने बच गए वो ये जो है वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। अब यहाँ पर ये है कि 1 जो है वो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। उसकी वजह ये है कि 1 के जो है वो फैक्टर ही 1 बनता है, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए ये है कि मैक्सिमम 2 फैक्टर होने चाहिए और कंपोजिट के लिए मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, कितने भी बने, लेकिन 1 का बनता ही 1 फैक्टर है। तो इस वजह से ना ही 1 जो प्राइम नंबर में आता है ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। इसी वजह से MCQ नंबर 27 में जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा कंपोजिट नंबर्स। इसी तरह से अगर मैं MCQ नंबर 28 की बात करूँ तो ये कह रहा है द सेट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स इज, अगर मैं पहले 3 प्राइम नंबर का सेट बनाऊँ तो वो कौन कौन से होंगे? ये मैंने आपको पहले ही बताया कि देखेंगे किसके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स बनते हैं। जिस सेट के अंदर 1 1 आ रहा है तो उसको तो हम छोड़ ही देंगे, क्योंकि 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो इसका मतलब है कि वो तो प्राइम नंबर के 3 नंबर्स के सेट में आएगा ही नहीं। अगर मैं 2 की बात करूँ, 2 के भी मैक्सिमम 2 फैक्टर बनते हैं। 3 की बात करूँ, 3 के भी 2 फैक्टर बनते हैं। और अगर मैं 5 की बात करूँ, 5 के भी 2 फैक्टर बनते हैं। और इसी तरह से अगर इसके चौथे ऑप्शन की बात करूँ, उसमें 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसके दोनों राइट आंसर होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। ये शायद बाय मिस्टेक लिखा गया, लेकिन ये कि ऐसा होता नहीं है, कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर आना चाहिए था। इसी तरह से मैं MCQ नंबर 29 की बात करूँ, लिखा हुआ है रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, दिस डेसिमल फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ डैश फ्रैक्शन डेसिमल। वो ये कह रहे हैं कि इन डेसिमल फ्रैक्शंस को हम कौन सा डेसिमल कहते हैं? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या बोथ ए एंड बी। तो याद रखिएगा रैशनल नंबर को जो है जब हम डेसिमल्स के अंदर एक्सप्रेस करते हैं फ्रैक्शंस को, तो वो टर्मिनेटिंग भी हो सकती हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकती है। इसका मतलब है इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो कि एक फिक्स डिजिट पे आकर जो है वो ख़त्म हो जाए। फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर मैं 1 को 4 से डिवाइड करूं तो इसका आंसर आएगा 0.25। ये फिक्स यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। इसी तरह से अगर मैं 10 डिवाइडेड बाय 3 की बात करूं तो इसका आंसर क्या आ गया? 3.333333। ये चलता रहेगा और टिल इन्फिनिटली चलता रहेगा। अगर पॉइंट के बाद जो है वो नंबर सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं कि रैशनल नंबर तो है लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका एंड कहीं नहीं हो रहा। इसी वजह से इसका आंसर जो है वो बोथ ए एंड बी हुआ। इसी तरह से अगर मैं MCQ नंबर 30 की बात करूं, अब ये इर्रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं। सेम वही बात कर रहे हैं कि अगर इर्रेशनल नंबर के जो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं उनकी डेसिमल फ्रैक्शन को हम डेसिमल में क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो डेसिमल जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स के वो 2 ही,
तरह के होते हैं। जिस तरह ऑप्शन यहाँ दिए गए टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या बोथ ए बी एंड सी। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है वो इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि वो ख़ास पैटर्न के बाद अपने आप को रिपीट नहीं करते। जैसे मैं अगर 22 को जो है वो 7 से डिवाइड कर दूँ और इसका आंसर जो होगा वो 3.142 और डिफरेंट डिजिट के साथ ये जो है वो रिपीट हो रहा होगा। तो इस वजह से ये है नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ख़त्म नहीं होगा, और नॉन रिकरिंग इस वजह से क्योंकि इनका कभी नंबर जो है वो सेम रिपीट नहीं होगा और सेम रिपीट नंबर से जो है वो अपने आप को रिपीट नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि इरेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन रिकरिंग भी होते हैं। इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो बोथ बी एंड सी होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं MCQ नंबर 31 की बात करूं, उसमें कह रहा है रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, दिस डेसिमल फ्रैक्शन इज कॉल्ड डैश डेसिमल्स। तो सेम रैशनल नंबर का अगेन पूछ रहा है, तो याद रखिएगा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी होते हैं। जैसे 1 मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया कि 1 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो वो 0.25 आता है। तो इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो साथ साथ रिकरिंग भी होते हैं। रिकरिंग के होते हैं, अगर मैं 10 को, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि 10 को 3 से डिवाइड करा तो उसका आंसर क्या है 3.3333। एक ख़ास पैटर्न के बाद वो अपने को या अपने नंबर्स को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब है ये रिकरिंग है। तो इसका मतलब रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो जो है हमारे वो टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और रिकरिंग भी होते हैं, तमाम के अंदर हो सकता है। इसलिए ऑल ऑफ दिस इसका राइट ऑप्शन होगा। इसी तरह से अगर मैं MCQ नंबर 32 की बात करूं, ये कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा। ऑप्शन में ए दिया गया है, ए कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, नल सेट दिया गया या नन ऑफ दिस दिया गया। इस तरह के MCQ जब आपको दिए जाएँ तो आप खुद से 2 सेट ऐड कर लें। जैसे हमें पता है कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें U से माइनस कराना पड़ता है। ठीक है, तो हम करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है U, उसके अंदर मैं डिजिट 2 ही ले लेता हूँ, एक 1 और एक 2, और एक सेट A है उसका मैं डिजिट 1 ही ले लेता हूँ सिर्फ समझने के लिए MCQ। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा A कॉम्प्लीमेंट तो वो U में से माइनस होगा, तो U में से 1 से 1 गया तो A कॉम्प्लीमेंट आएगा 2। सही। इस तरह इस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लूँगा, इसका मतलब मैं अगेन U को माइनस करूँगा A कॉम्प्लीमेंट से। अगर मैं U की वैल्यू लिखूँ 1 2, उसको माइनस कराऊँ A कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ रहा है 1। तो हमने जो सेट लेट किया था 1 वो किसके बराबर था, A के बराबर था। इसका मतलब है कि हमारा जो राइट ऑप्शन होगा जो होगा वो A होगा। इसका मतलब हमारा राइट ऑप्शन जो है वो A है। ठीक है। इस तरह से A डेल्टा B या A सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो B किसके बराबर होता है। डेल्टा को बेसिकली हम सिमेट्रिक डिफरेंस भी कहते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B या A इंटरसेक्शन B माइनस A यूनियन B, और ऑप्शन 4 दिया गया A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारे पास होगा A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। ये इसका जो है वो राइट आंसर होगा। इस तरह MCQ नंबर 34 की बात कर रहा है। इफ़ R इक्वल टू कुछ ऑर्डर पेयर्स दिए गए हैं 1, 1, 2, 3, 4, 5, देन डोमेन ऑफ द फंक्शन इज। हमसे डोमेन पूछा गया। याद रखा गया कि इसमें 2 तरह की वैल्यूज़ होती हैं, एक एक्स एक्स वाली होती हैं और एक वाई एक्सिस वाली होती हैं। जो ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट डिजिट लिखी होती हैं वो जैसे 1 में 1 जो है वो एक्स एक्सिस है, दूसरा 1 जो है वो वाई एक्सिस है, 2, 3 में पहला एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है, 4, 5 में पहला एक्स एक्सिस है 4 और 5 जो है वो वाई एक्सिस है। तो जो एक्स एक्सिस वाली वैल्यूज़ होती हैं वो सारी की सारी हमारी डोमेन कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 4, हाँ, तो इसमें जो है वो हमारा राइट ऑप्शन जो है 1, 2 और 4 ये जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। और अगर कोई वैल्यू या कोई ऑर्डर रिपीट हो रहा है जैसे 1, 1, 2, 3 और 4, 5 में 2, 5 होता तो हम एक ही दफ़ा लिखते हैं। रिपीटेशन जो है वो सेट्स के अंदर अलाउ नहीं होती। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो होगा 1, 2 और 4 होगा। सही है। इसी तरह से अगर मैं MCQ नंबर 35 की बात करूं, सेम वही चीज़ दी गई है 1, 1, 2, 3, 4, 5। तो बोला इसमें रेंज क्या होगी फंक्शन की। तो जो वाई एक्सिस वाले होते हैं वो सारे के सारे रेंज कहलाते हैं। जैसे 1, 3 और 5 जो है वो वाई एक्सिस के हैं, तो इसका मतलब वो हमारी क्या बन जाएगी, वो रेंज बन जाएगी।
अगर मैं MCQ नंबर 36 की बात करूं तो ये कह रहा है कि इफ़ सेट A has 2 elements and set B has 3 elements then A क्रॉस B has dash elements। वो कह रहा है कि A सेट के अंदर अगर 2 एलिमेंट हैं, B सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट B के कितने एलिमेंट बनेंगे। तो हम 2 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल हमारे को पता लग जाएगा 2 3 ज़ा 6। इसका मतलब है कि 6 हमारा राइट आंसर होगा। मैं MCQ नंबर 37 की बात करूं, लिखा हुआ है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B कैन बी रिटन हैज। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो सेट A और B का किस तरह लिखा जा सकता है। A डॉट B के अंदर A क्रॉस B क्रॉस A या A सिमेट्रिक रेफरेंस B। तो याद रखिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो A क्रॉस B का दूसरा नाम होता है, तो इसका मतलब इसको हम A क्रॉस B की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो A क्रॉस B होगा। अगर मैं MCQ नंबर 38 की बात करूं, लिखा हुआ है पाई इज अ डैश नंबर, रैशनल, इर्रेशनल, नेचुरल या होल नंबर। तो जो है वो पाई एक इर्रेशनल नंबर है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं उनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे 22/7 हो गया, ठीक है, इस तरह लिखा जा सकता है। लेकिन जो है वो इर्रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, सही। तो जब हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते तो इसका मतलब है कि ये जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन पाई जब 22/7 में लिखा जाता है तो ये तो एक रैशनल नंबर होना चाहिए था, फिर यहाँ इर्रेशनल नंबर क्यों हुआ। उसकी वजह ये है कि यहाँ एग्जांपल से देखते हैं कि 22/7 जो है वो पाई की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। हम लेते 22/7 है, हकीकत ऐसा नहीं होता, बल्कि पाई जो है वो इक्विवेलेंट होता है 22/7 के, मतलब बराबर नहीं होता, तकरीबन बराबर होता है, यानी डेसिमल में वैल्यूज चल रही होती हैं। तो इसका मतलब है कि इस वजह से ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर होता है। इसी तरह से अगर मैं MCQ नंबर 39 की बात करूं, कह रहा है एम्प्टी सेट इज़ अ डैश। एम्प्टी सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट है, इनवैलिड है या नन ऑफ दिस है। तो याद रखिएगा एम्प्टी सेट का मतलब इनवैलिड नहीं होता है। एम्प्टी सेट जो है वो हमारा एक फाइनाइट सेट है, हमें पता है इसके अंदर कोई डिजिट नहीं है, इसको हम इनवैलिड नहीं करेंगे बल्कि हम कहेंगे ये फाइनाइट सेट है। इसी तरह MCQ नंबर 40 की बात करें तो लिखा हुआ है रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर आर पॉसिबल बिटवीन 0 एंड 1। वो बोल रहा है कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर जो है वो कितने होंगे 0 और 1 के दरमियान। तो 0 और 1 के दरमियान रैशनल और इर्रेशनल नंबर तो बहुत ज़्यादा होंगे, तो इस वजह से इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा इनफाइनाइट, ठीक है। आई होप कि आपको जो है वो लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आप जो है वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो है वो इस तरह से जो है वो दूसरों के साथ जो है वो शेयर करें। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।